जय हिंद जय भारत सभी प्यारे दोस्तों भाई बहनों को स्वागत है आपका हमारे आर के एकेडमी 24 चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 13 तारीख के जो पेपर हुआ है उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे, तो इसी का एनालिसिस हमने कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, और यदि अभी तक कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा कोई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। और स्किप मत करिएगा, और अभी तक आपने भाई बहन तक शेयर ना किए हों तो शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो यह आपके उत्तर है आपका लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न क्या है? किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो यह आपके हैं हावर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं? दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह आपका ऑप्शन है, उत्तर है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। मतलब इस लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बच्चे उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो इसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे दंडित और आज्ञाकारिता का विन्यास करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो इसका ऑप्शन यही होगा कि सजा और आज्ञाकारिता का विन्यास है। अगला वीडियो देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? इसके लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़का और लड़की में भिन्न है। लड़कियां खेल सकती हैं गुड़ियों से, लड़के नहीं। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो हो। उत्तर है आपका अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। अगला प्रश्न है आपका, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो उत्तर है आपका बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। मतलब इसके कहने का प्रश्न हमारा यही है कि मतलब किसी बीज को अंकुरित करने के लिए उसको वातावरण की ज़रूरत है, हवा की आवश्यकता है। इसलिए किसी रूपरेखा को, किसी चीज़ को हल करना है, किसी प्रश्न को हल करना है या किसी चीज़ का समाधान करना है, तो उसके लिए उसकी वातावरण की ज़रूरत है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर है यही। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो उत्तर आपका है बहुभाषावाद। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है आपका बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। एनसीएफ 2020 क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है आपकी? एनईपी है। एनईपी कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। अगला प्रश्न आपका है,
NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। उत्तर है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NCF 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो उत्तर आपका है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। अगला प्रश्न आपका है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका है, देखिए, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी, उत्तर है विद्यार्थी क्या करेंगे? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। अगला प्रश्न आपका है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? उत्तर है आपका उन संप्रत्ययों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। अगला प्रश्न आपका है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? उत्तर आपका उत्तर है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों की काफ़ी हद प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया मदद करने के तरीके खोजना। अगला प्रश्न है आपका, एक समावेशी कक्षा में उत्तर है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इसको जरूर टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि कहीं क्वेश्चन आता है एक समावेशी संबंधित, तो बढ़ते और विकसित मतलब समानता अधिकार, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, सबको समान अधिकार मिलता है। तो आपका ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार निजी, उत्तर है आपका निजी विद्यालयों में आरक्षण। निजी विद्यालयों में आरक्षण। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाएं। अगला प्रश्न आपका है, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो आपका उत्तर है, देखिए, निष्क्रिय नकल से बच्चे को कुछ नई उन्नति, नई संप्रेषण, नई सीख देना चाहिए और बच्चे को उस चीज़ से बचाना चाहिए जिससे कि नकारात्मक हो, उसके जीवन पे कोई गलत प्रभाव पड़े।
तो निष्क्रिय वस्तु से, निष्क्रिय चीज़ से उसको बचाना और बचना चाहिए शिक्षक को। देखिए अगला प्रश्न है, तीन राज्यों का वो समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन से हैं वो? देखिए आपके 3 राज्य हैं जो कि ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए यानी जुड़े हुए हैं। तो ये हैं आपके, जैसे आपने भारत का नक्शा में बता रहे हैं आपको, ये है, ये आपका भारत का नक्शा है, यहाँ श्रीलंका है। तो यहाँ पे बंगाल खाड़ी है और यहीं पे आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो इसलिए ये आपके 3 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है आपका है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? उत्तर पूर्व में घने जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही है, उत्तर ये है। दोस्तों जो भी मैं आपको ये टॉपिक के वीडियो जो लेके आए हैं, जो प्रश्न हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके अगले एक पेपर में पूछे जा सकते हैं। जिन बहन भाइयों का अगला पेपर आने वाला है तो ज़रूर ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ते रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक किसी बहन भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो, नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही, क्योंकि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, इतना सारा वीडियो बनाने में कितना टाइम समय लगता है। तो अपना कर्तव्य बनता है कि कम से कम सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों जरूर शेयर करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं। कन्नौज एक ज़िला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह ज़िला किस राज्य का भाग है? इत्र मतलब सेंट वगैरह जो आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे इत्र और कई तरह के तेल सुगंधित मिलते हैं, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। तो कन्नौज में ही कई प्रकार के इत्र वहाँ बनाए जाते हैं और अपने पूरे भारत में शेयर किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? किस पक्षी ने कहा? देखिए अभी ये 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका, 2-3 पेपरों में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन अभी आया था कि उसमें कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पंख में सिक्के जैसे, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपके 13 तारीख को किया है, 13 तारीख को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न कर रहा है कि किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है। अब इसको बच्चे पहचाने, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिया है, लेकिन हमने सिर्फ टॉपिक लिए हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, इसलिए आपको वही चीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि आपके ज़रूरी हैं। तो ये आपका मोर है, उसके सिर पे शिखा होती है, उसके पंख में, उससे पूँछ में तो उसमें सिक्के जैसे डिजाइनिंग होती है। तो ये आपका मयूर है। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो यह उत्तर आपका है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ, ये अभी नई शिक्षा नीति है आपकी, लागू हुई है। तो 2020 का केंद्रीय बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे के द्वारा का सिद्धांत है। तो मूर्त संक्रियात्मक और बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए आपका उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब होता है कि जो दृष्टिगत न हो, जो दिखाई न दे, उसकी कल्पना बस की जाए। तो अमूर्त
अमूर्त जिसकी कल्पना ना की जा सके, इसमें मतलब मूर्त है। मूर्त संक्रियात्मक, किसी को चित्रार्थ प्रकट करके बच्चे के सामने चित्रार्थ दर्शाया जाए तो वो है मूर्त। तो ये प्रश्न क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कौन से क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए जो कि बच्चे के लिए दुष्प्रभाव पड़े, जो ऑब्जेक्टिव हो, जो बच्चे के समझ में ना आए। तो उत्तर आपका है ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, मतलब ऐसी समस्याएं देना बच्चों के बीच में कि जो उनको अमूर्तता, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये आपका ऑप्शन यही गलत है, यही नहीं करना चाहिए एक शिक्षिका को, एक शिक्षक को। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। तो उत्तर आपका है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। क्या अधिगम अंतःक्रिया द्वारा या संवाद द्वारा सीखता है, सीखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका देखिए, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपका, ये पूछा गया था आपके क्वेश्चन में कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, इसका अर्थ है, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवैल्यूएशन। ये आपका फुल फॉर्म, देखिए इसको जरूर ध्यान करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जा सकता है अगले पेपर में। तो अगला प्रश्न देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो उत्तर है आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये आपके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आपका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। ओक क्या है, हमारी देहाती भाषा में, लोकल लैंग्वेज में उसको हम मदार बोलते हैं और हमारे लोकल के लोग मदार नाम से उसको संज्ञा मिली हुई है। लेकिन ओक हमें जानकारी है कि ओक भी उसका नाम है। इसका एक मूल उद्देश्य है कि ये जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पौधा है, इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं और ये बारिश न होने के कारण अधिक जहाँ रेतीली ज़मीन है वहाँ पर ये हरा भरा रहता है। इसकी मतलब बहुत दूर से इसकी पानी को, जल को अवशोषित करता है और वहाँ ये ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी और हरा भरा होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी एक रेगिस्तान है, वहाँ पर भी ये वहाँ पाया जाता है और ये गर्मी के सीज़न में गर्मी वहाँ ज़्यादा होती है तो भी ये उसी तरह होता है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं, वहाँ से पानी बहुत नीचे से अवशोषित करता है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया था और इसी को घुमा के दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि ओक क्या चीज़ है, मदार है, जो कि हमारे यहाँ उसको मदार नाम से जानते हैं और आपको जो जानकारी हो जिस नाम से आप जानते हो। अगला प्रश्न है पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। वो आपकी मैना है। मैना ही मतलब आगे पीछे गर्दन को झटके से करती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है वो कौन सा पक्षी है जो नर पक्षी घोंसला बनाता है। वो नर पक्षी जो घोंसला बनाता है ये आपका बीवर पक्षी है। यह बीवर पक्षी ऐसा होता है कि ये कई घोंसले बनाती है और जो मादा पक्षी होती है बीवर, वो इस बात का चुनाव करती है कि वो किस घोंसले पे अपने अंडे रखेगी। लेकिन ये बीवर पक्षी जो नर है ये कई घोंसले तैयार करता है और उस पर एक का ही चुनाव करती है वो। तो आपका बीवर पक्षी है, इसको ज़रूर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न है पक्षियों की कौन सी प्रजाति अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाता है। तो आपका कौवा पक्षी है। कभी भी देखेंगे कौवे का सबसे ऊपर ये घोंसला आपको मिलेगा। और इसके घोंसले में एक और विशेषता है कि इसके घोंसले में तार वगैरह लोहे की कुछ अवशेष पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।